दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं जालौन में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय अरविंद पारिया जी हैं, जो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, जिन्होंने शायद जनपद जालौन में वो काम करके दिखा दिया है कि हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। गांव-गांव जाकर के लोगों की समस्याओं का हल किया है और लोगों को बिजनेस में ढालने का काम किया है। बिजनेस ऐसे ऐसे लेकर के बाहर से आए हैं जो लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। लोगों में जो आर्थिक स्थिति की वजह से तंगी लोगों को झेलनी पड़ रही है, वो हमारे पारिया जी लोगों को बिजनेस देकर के उनकी आर्थिक स्थिति का सुधार करवाने का काम करते हैं। साथियों, ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है, मैं आपको रूबरू करवाता हूं। तो पारिया जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूं। जय भीम नमो बुद्धाय राही जी, जय भीम नमो बुद्धाय। और यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका स्वागत करता है, अभिवादन करता है, आपका आभार व्यक्त करता है। आपने जो बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। और मेरे दर्शकों को आज ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेगी कि उन्हें सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा, और यदि उन्होंने ध्यान दिया तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। तो सर जी, जब भी मैं इंटरव्यू दिखाने का काम करता हूं तो हमारी एक ख्वाहिश रहती है कि मैं ऐसी बातों को शेयर कर दूं दर्शकों के सामने जो कुछ इंटरव्यू के माध्यम से उन तक बातें पहुंचे, हम लोगों की जानकारियां पहुंचे, उन्हें लाभ हो। तो इन प्रश्नों को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। वो जो सवाल हैं, उन सवालों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को आप बताएं, जीवन में हर किसी को परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। जिंदगी का जो सफर होता है, कभी खुशी कभी गम होता है। तो कैसा आपका जीवन का सफर रहा, मेरे दर्शकों को सर जी बताने का काम करें। नमस्कार राही जी, और सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। राही जी, असल में हम जब अपने जीवन पे, एक कहावत है ना कि व्यक्ति हमेशा आगे की तरफ देखता है। जी जी। और लगातार वो सोचने का जो है, सीखने का प्रयास करता है। लेकिन मेरा मानना है कि हम अपने बीते हुए जीवन के फलों से सीखें जी, तो हम एक शिखर पर पहुंच सकते हैं। जी जी। और आपने अब तक के जो मेरे जीवन के अनुभव की बात की है, तो मैं आपको बता दूं कि बचपन में ही आज जो तमाम चीज़ें हमें इतिहास में देखने और सुनने को मिल रही हैं जी, चाहे वो भेदभाव वाली बात हो, चाहे वो हिंसा वाली बात हो, तो वो कहीं ना कहीं हर लेवल पे व्यक्ति ने झेला है। झेला, बिल्कुल सही। मैं भी जब 10 साल का था, तो 10 से 8 साल के बीच मेरी उम्र रही होगी। तो आज तो ये घर घर में समर है और नल है जी, लेकिन उस समय वो दौर था कि जब कुएं से पानी भरा जाता था। जी 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 जी। तो मैं जिस गांव में जन्म हुआ, पला बढ़ा, छिरिया सलेमपुर, ये जालौन से 7 किलोमीटर है। जी। तो वहाँ पे हमारी मम्मी जो है, जो पानी भरने जाती थी, तो घर घर नल नहीं थे। एक खेमराज पाल थे, उनका जो है कुआं होता था। और उस पर पाल, कुशवाहा और जो उस मोहल्ले में जो कम्युनिटी थी चमार, तो वो लोग पूरा समाज पानी भरता था वहाँ जी। तो वहाँ से मुझे ये भेदभाव का अनुभव महसूस हुआ बचपन में ही। जी। जब हम मम्मी के साथ पानी भरने जाते थे तो ये होता था कि वो बर्तन लेके जा रही हैं और हम गिर्री और लेज लेकर के उनके साथ जाते थे। जी जी। तो वहाँ एक जो भेदभाव था कि कुआं पे अगर पाल पानी भर रहे हैं तो जब तक वो भर के अपने घड़े ना उठा लें
तब तक कुआं पे नहीं चढ़ सकते। जी लेकिन मुझे उस चीज़ का पता नहीं था। जी तो एक उमंग रहती है, बच्चों में हौसला रहता है, मैं लेज लेके गया और सीधा कुएं पे चढ़ गया। जी जी तो वहाँ एक बड़ी घटना हुई कि जब मैं कुएं पे चढ़ा तो वहाँ जो महिलाएं पानी भर रही थी उन्होंने कहा छी छी ये मेरे बर्तन जो है छू लिए, जी मेरे बर्तन अपवित्र हो गए। उन्होंने अपने जो है बहुत डांटा मुझे और बर्तन जो है अपने तोड़ लिए। मतलब वहां से एक बदलाव देखने को आपको मिला। झटका लगा मुझे कि ये क्या होता है, क्योंकि उस टाइम फिर मम्मी ने मुझे पीटा कि तुम कुआं पे क्यों चढ़ गए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये जातवाद क्या है। जी जी लेकिन वो छोटी सी घटना हमें जो है एक बड़ी सीख दे गई। जी। तो वहां से आपके अंदर बदलाव होना चालू वहाँ हुआ। ये थोड़ा मन में उथल पुथल रही। फिर जो दीपावली और होली पे मकानों की सफाई होती थी, तो एक बार मैं पापा की अलमारी की सफाई कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे उनकी किताबों में एक किताब मिली, पूना पेट बनाम गांधी। अच्छा। उस किताब ने फिर मेरे पूरे विचारों को ही बदल दिया और आज मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरे पिता के द्वारा खरीदी गई वो किताब ही मेरे जीवन को आज इस वक्त अरे वाह सर, मैं आपके पिताजी को भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने आपके अंदर इतना अच्छा बदलाव किया है। और उन्होंने शायद बाबा साहब को तो बहुत पहले पढ़ा होगा, तभी उनके पास किताब मिली होगी, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल भाई उन्होंने यदि नहीं पढ़ा होता तो आपको जानकारी कैसे होता? मुझे किताब ना मिलती और आज मैं उसी डर में। ये समझो कि आपके अंदर एक अनुवंशिकी का गुण जो आया है तो पिताजी के द्वारा आया जी है। जी, उस किताब के द्वारा आया। किसी ने सर लिखा है कि दुनिया में कोई काम कठिन नहीं होता है, लोग यूं ही मंजिल छोड़ देते हैं। हौसला हो कुछ पाने का तो रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं। बिल्कुल, इसमें मैं राही जी जोड़ना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है जी अगर एक हिसाब से देखा जाए तो मैं 4 भाई हूँ। जी 4 भाइयों में मैं दूसरे नंबर का हूँ। जी पिताजी चूंकि सरकारी टीचर रहे और जूनियर हेड से रिटायर्ड हैं। जी अगर संघर्ष वाली बात बाबा साहब की उस किताब में ना होती और समाज को उठाने की बात अगर उस किताब में ना होती सही बात। और केवल वही के जीवन एक कुएं में जो मेढक का जीवन होता है अगर उसी तरह से मैं जीता तो आज शिखर पे ना होता। क्योंकि जो संघर्ष का शब्द निकल के आया तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं ये सोचता कि मैं मास्टर का बेटा हूँ, मुझे क्या करना है, पापा सही। के पैसे पे खाएंगे। जी 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 लेकिन कुछ बातें जो अंधविश्वास रूढ़ वार्ता जो वहाँ मिलती है तो वो वहाँ से जो है निकल के आती है। एक बार की घटना में थोड़ा जिक्र जी करना जी चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल कि सर। मेरे घर में चौंकू कालका पुछती है, जी तो पापा का ये था कि हर शनिवार को आपको दिया चढ़ाना है। अच्छा लेकिन मैंने चूंकि बाबा साहब को थोड़ा पढ़ लिया था और जब थोड़ा पढ़ा बड़ा देखा तो उसको और गहराई से पढ़ने की कोशिश की। जी तो उसमें बाबा साहब के जो सिद्धांत थे कि शिक्षित बनो, और जब जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है वो कई सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। दूसरा था संगठित रहो, संघर्ष करो। तो मैंने पहले शिक्षा को जोड़ देखे तो मैंने जब ये समझ लिया कि ये काल का मेरा भला करने वाली नहीं है, तो मैंने जब दिया चढ़ाने से मना किया तो पापा बोले कि अगर नहीं चढ़ाओगे, मेरा कहना नहीं मानोगे तो मेरे घर में भी मत रहो। जी तो मैंने 2004 में घर छोड़ा। 2004 से आज 2022 है मैं बराबर किराए से रह रहा हूँ। और बदलाव ये आया जी कि आज पिताजी को ये महसूस हो गया है कि कौन सही और कौन गलत। सर जी, एक सवाल मेरे मन में और उठ रहा है। आपने जब शिक्षा की बात की है तो मैं शिक्षा के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ आपसे। शिक्षा क्या चीज होती है? शिक्षा जैसे कोई एमए कर लेता है तो वो भी पढ़ा लिखा इंसान है, जो एक हाई स्कूल फेल होता है वो भी पढ़ा लिखा है ना। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? ये लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो विचार है वो ये है कि बाबा साहब ने शिक्षित होने के लिए कहा है तो उनका आज का जो वर्ग है वो ये करता है। एक पिता चाहता है कि बेटा अगर एमए बीए कर ले तो उसने शिक्षा पूरी कर ली जी लेकिन मेरा मानना ये है कि बाबा साहब की जो शिक्षा का मतलब था जी तो हमें सामाजिक शिक्षा होना चाहिए, समाज के बीच में हमें कैसा व्यवहार करना है। जी 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 दूसरा, हमें आर्थिक शिक्षा भी हासिल करना चाहिए कि हम अपने आर्थिक स्तर को कैसे बदल सकते हैं। जी तो सामाजिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा, और एक होता है कि जो आप बात कर रहे हैं डिग्री की, एमए बीए की, तो एक वो स्कूली शिक्षा है। तो स्कूली शिक्षा के हम परिणाम देख रहे हैं कि आज तमाम ग्रेजुएट लोग आज बेरोजगारी के जो है उसमें घूम रहे हैं।
लाठियां खा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, धक्के खा रहे हैं। यहाँ मैं एक थोड़ा सा ये भी संदेश देना चाहूँगा कि काश अगर वही सामाजिक और आर्थिक शिक्षा को हासिल कर लिए होते तो फिर वो इस तरीके से ठोकरे ना खाते। सर जी, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन रखा है आपसे कि आपसे शिक्षा, लोग बाग बोलते हैं, बोले नहीं बोले एमए बीएड कर लो, सारी चीजें, तो वो इस शिक्षा जो करते हैं वो केवल आर्थिक सुधार के लिए करते हैं, तो उनके अंदर वो संस्कार नहीं आते हैं कि जो बच्चों को सही तरीके से संस्कार दे सकें, तो उन्हें लास्ट में परेशानी का सामना भोगना पड़ता है। बिल्कुल, मैं इसके बारे में एक और थोड़ा कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर मैं अपने बेटे से कहूँ कि तुम्हें बीए करना है जी, वो पूरा फोकस करेगा बीए पे और वो बीए कर लेगा। उस फिर समय आएगा, चूंकि जो प्राकृतिक नियम है तो उसकी शादी भी होगी। जी जी, अब हम फिर उससे कहेंगे, जो मेरे पिता ने भी कहा था शादी के 3 साल बाद, कि ये 5 रुपए का साबुन कपड़े वाला है और 5 रुपए के 10 रुपए का ये क्या नाम से नहाने वाला है, और अब मुझसे खर्चा मत मांगना। यही मैं अगर अपने बेटे से कह दूं तो फिर उसका जो पूरा जीवन है वो इसमें लग जाएगा कि अब हम क्या करें। सही बात। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी मिले, पॉपुलेशन इतनी है और सरकारों की मंशाएं भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ एक बड़ा है। और अगर वहीं आप देखें कि जो क्या नाम से मारवाड़ी हैं बिजनेसमैन और जो गुजराती हैं, तो गुजराती बिजनेस में क्यों सफल है? क्योंकि वो बच्चों को स्कूली शिक्षा देने के साथ साथ व्यापार की भी शिक्षा देते। दूसरा, हम अपने लोगों में ये देख रहे हैं, मैं जब बिजनेस की बात आपने कर ही दी तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बिजनेस का गुण आया है ये मेरे अंदर मेरी दादी की वजह से आया। जैसा मैंने अपने पिताजी से जाना कि हमारे जो बाबा थे उनकी मृत्यु पिताजी 5 साल के होंगे तब हो गई थी, तो मेरी दादी ने चूड़ियों का धंधा करके और मेरे पिताजी को पढ़ाया, बीटीसी कराई और वो एक शिक्षक बने। दादी मेरी स्वाभिमानी थी, बताती थी कि एक बार हमारे गांव के ही एक जो ऊंची जाति के थे ब्राह्मण समुदाय से वो आए थे, चूंकि वो अपनी ननद के यहाँ रहते थे, तो उनसे माई कहते थे कि माई ऐसा करो, मामा खत्म हो गए और अब आप अपने बेटे को हमें दे दो, वो हमारे यहाँ गोबर कूड़ा का काम करेगा और आपका जीवन पल जाएगा। तो मेरी दादी स्वाभिमानी थी, उन्होंने कहा था कि एक काम करो, तुम अपने बच्चे को मेरे यहाँ भेज दो, मैं उसको भी पाल दूंगी और तुम्हें भी पाल दूंगी। तो ये स्वाभिमान था। तो लोगों के अंदर अगर स्वाभिमान है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया और आज मेरा बिजनेस बढ़ के जो है 2 लाख तक पहुंचा। क्या बात है सर। और ये मैं अपनी दादी को ही और अपने पिताजी को इसका श्रेय देता हूं कि उन्होंने ये संस्कार हमें डाले और आज हम इस काबिल बन पाए। सर जी, आपको देख करके मुझे एक शायरी याद आ रही है। लिखा है कि दुनिया में हकीकत में कोई काम कठिन नहीं होता है। ये तो मैंने बताया आपको, उसमें शिक्षा की भी बात आई ना। वजूद किसी का कम नहीं होता है, बशर्ते वो इंसान कुछ ऐसा करके दिखा दे कि लोगों को लगे कि कुछ किया है, तभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो सर जी थोड़े बिजनेस के बारे में बता दें, फिर आगे गति में और प्रश्नों को। अब सवाल एक दर्शक कहेंगे कि भाई ये 2 रुपए से कैसे स्टार्ट होता है, तो मैं वहीं से और यहाँ तक के सफर को रखूंगा कि उस टाइम जब हम 6वीं या 7वीं क्लास में थे तो गांव में चलता था, इनाम खुलती थी, इनाम 10 पैसे 5 पैसे में इनाम खोली जाती थी। तो अब पैसा था नहीं मेरे पास, 2 रुपए थे जो मेरी दादी ने दिए थे जी। वो चूड़ियाँ बेच के आती थी, हर हफ्ते अपने मायके में बेचती थी, आती थी तो मुझे 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे देती थी। तो वो 2 रुपए से मैंने क्या किया कि एक कैलेंडर मेरे घर पर डला हुआ था, वो कैलेंडर लिया और छींट वाला जो रंगीन कागज आता है, आज वो 2 रुपए का आता है, उस समय बड़ा मदद था, 25 पैसे में आ जाता था, वो लिया। और जो पुराने क्लास की किताबें थी, तो किताब पे आपने देखा होगा पेज नंबर पड़ा रहता है, हाँ, पड़ा रहता वो पेज नंबर हमने कट किए, कट करके उस रंगीन कागज में उसको अंदर रखा और गोंद लेकर के उसको कैलेंडर पे ऐसे चस्पा कर दिया और कुछ पैसे उस कैलेंडर में चस्पा कर दिए। और बच्चों से, चूंकि चैत का टाइम था उस टाइम, तो ये था कि अगर आप 5 पैसे की जो है इनाम खोलोगे तो ये इनाम है, जो फंसेगा वो आपको मिलेगा, चूंकि जो निकलेगा वो मिलेगा। तो वो हमने रखा। तो वो 2 रुपए से मैंने जो है एक कैलेंडर बेचा, 2 बेचा, 3 बेचा, तो मेरे पास 50 रुपए हो गए। अरे वाह। फिर 50 रुपए से तो उस टाइम अब लगा कि अब क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने श्याम बंडल था और गुटखा आता था, मोनी और सनी, वो रखे। तो धीमे धीमे वो करता रहा। फिर देखा तो जो सूखे बेर होते हैं बेरी के,
वो गर्मियों में उबाल के गांव में पहले बड़े चाव से खाए जाते थे। तो फिर मैं 5 किलो वो लाया और उसको बेका 5 किलो। फिर बंगला से जब तरबूज का सीजन आ जाता था, खरबूजे का सीजन आता था, तो 10-10 किलो 20-20 किलो वो लाता था, उसको बेचा। मैंने कुल्फी भी बेची, मैंने जो है पंचर की दुकान की। इसी तरीके से मतलब चलते आपने चलते बिजनेस किया है। एक कहावत है मारवाड़ी जो होता है, जो आज व्यापार में सफल है, जी। उसका एक सोच होता है कि कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। वही मेरे अंदर है। भले ही लोगों ने मुझसे कहा, अरे मास्टर के लड़के होके तुम सब्जी बेच रहे, मास्टर के लड़के होके कुल्फी बेच रहे। भारत में लोग बेचने में शर्म खाते हैं। सही बात। वही चाइना बेचने में गर्व महसूस करता तो आज वो कितने देशों के पे राज कर रहा है। सही बात। और अगर यही चीज भारत का जो आज युवा है, जो बेरोजगार है, मैं वादा करता हूं कि अगर वो जुड़ जाए तो वो महसूस नहीं कर पाएगा इतना पैसा वो कमाएगा। बशर्ते हमें अपना नजरिया बदलना होगा कि बेचने में शर्म नहीं है। और अगर बेचने में शर्म की तो फिर हम दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे। सही कह रहे मैं हैं। चाहता हूं कि ये भारत चाइना से कई कदम आगे जाए, लेकिन इसके लिए इस देश के हर युवा को, हर महिला को इसमें साथ देना होगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की किताबों से कई चीज़ें सीखने को मिली हैं। लोग अगर आप ये कहें कि समाज तरक्की कर गया, तो मेरा जो मानना है, जो बाबा साहब ने कहा था, मैं उन्हीं की बात दोहराऊंगा कि किसी भी समाज की तरक्की को मैं उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। बिल्कुल सही कही आपने। मैंने भी जिस समय मेरी लखनऊ में मुलाकात हुई थी महामहिम राज्यपाल राम नाईक जी से, सम्मानीय लालजी प्रसाद निर्मल जी जो अम्बेडकर महासभा के चेयरमैन रहे हैं, उनके माध्यम से, और आज वो मंत्री हैं, तो उस दौरान एक बात निकल के आई थी। उन्होंने चूंकि अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारण केंद्र का मुझे जिला प्रभारी बनाया, तो मैं कुछ मुद्दे लेकर के जब उनके सामने रखा, तो एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि बिना आर्थिक सशक्तिकरण के उत्पीड़न खत्म नहीं हो सकता। सही बात है। इस बात को मैंने दिल में लगाया। सर जी, ये तो बात बाबा साहब ने भी रखी थी। जी, बाबा साहब को राज्यपाल जी बहुत मानते थे जी, और इसीलिए उनके मुंह से वो बात निकली थी। तो मैंने जो जिक्र किया, तो इस तब मेरे मन में आर्थिक सशक्तिकरण की बात आई, और फिर मैंने बाबा साहब की बात को यहाँ रखा। तो अभी मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ, क्योंकि हम सामाजिक जो जुड़ाव आपने कहा है वो रहा है कि समाज के उत्थान के लिए हमेशा संघर्ष किया है। उतार चढ़ाव बहुत आए, बहुत आलोचनाएं झेली, और आज भी आलोचनाएं होती हैं, लेकिन आलोचनाओं से मुझे सीखने को मिलता। मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा अपने आलोचकों का कि वो और ज़्यादा मेरी आलोचनाएं करें, क्योंकि किसी महापुरुष ने यह भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाला नज़दीक होगा तो हमें अपनी कमियों का पता चलेगा और हम उनमें सुधार करके और तेजी। सर जी, मैं भी कहना चाहूँगा कि मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं। अरे तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। और जिस तरीके से हम केवल अपनी बात नहीं कर रहे, यहाँ के हर युवा के पास हो सकता है। आज अगर ये देश कर्जदार है और अगर युवा ठान ले तो वो इस देश के कर्जे को उतार सकता है। और मैं वही कहूँगा कि इस देश की जो आधी आबादी है, तो हम अपनी बहनों से भी आग्रह करेंगे कि वो भी जो है इस ओर कदम करें। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी। क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, महिला और पुरुष। अगर एक पहिया चलेगा तो गाड़ी वहीं घूमेगी, आगे नहीं जाएगी, और अगर दोनों पहिए चलेंगे तो गाड़ी समानता से चलेगी। तो सर जी, अब मैं शिक्षा के बारे में आपसे प्रश्न करता हूँ कि आपने समाज सेवा के माध्यम से शिक्षा में कितना कार्य किया है? देखिए, 2009 की बात है। एक संस्था थी दिल्ली की, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन, नेकडो, दिल्ली से संस्था है वो। उसके चेयरमैन थे अशोक भारती जी। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और उनसे मिलवाने वाले मेरे जो हम गुरु मानते हैं, भले ही वो उम्र में कम हो, माननीय कुलदीप बौद्ध जी, जो आज बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, संयोजक हैं। तो उन्होंने मुझसे मेरी मुलाकात उनसे करवाई। तो उस टाइम एक आंदोलन चला था, बुंदेलखंड शिक्षा अधिकार यात्रा। उसमें हमने जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर 3-4 जिलों का भ्रमण किया था, और ये देखा था कि बुंदेलखंड में शिक्षा की क्या स्थिति है। तो ये जो आज भी होता है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा खराब है, शिक्षा खराब है, देखिए, खराब एक अकेला व्यक्ति नहीं होता है। अगर कोई ये कहे कि
भाई वो सरकारी स्कूल है, मास्टर की जिम्मेवारी है। भाई बच्चा हमारा पढ़ रहा है, हमारी भी जिम्मेवारियां हैं। सही बात। और अगर जो अब एसएमसी बनती है, स्कूल प्रबंधन कमेटी बनती है, और इस दौरान समर्पण के जो चेयरमैन हैं सम्माननीय राधे कृष्ण जी, उनको भी मैं समर्पण को भी बहुत बहुत आभार करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में मुझे काम दिया, और मैंने उस काम के तहत शिक्षा का जो स्तर था उसको कैसे और बढ़ाया जाए उस पर काम किया। और इस दौरान जो भेदभाव वाली बात आई है वो भी निकल के आई कि बच्चों के साथ भेदभाव होता था, और उनकी पढ़ाई जो है काफ़ी कम थी। यहाँ तक कि देखने को मिला कि माधोगढ़ में जो बुंदेलखंड इंटर कॉलेज है उसके बगल में एक प्राथमिक विद्यालय था, तो उसका नाम ही था हरिजन प्राथमिक विद्यालय जी, जबकि संविधान में हरिजन शब्द प्रतिबंधित है जी। खसीस में एक विद्यालय था कन्या प्राथमिक हरिजन विद्यालय। तो मैंने जब इस चीज़ को देखा तो इसको लेकर के मैंने वहाँ पे जो टीचर थी उनसे बात की, तो उन्होंने अपने पति को फ़ोन करके बुला लिया और वो आए। तो उनका एक शब्द आया था कि भाई साहब दिल्ली तक के पत्रकार घूम गए, ये नाम चेंज नहीं हुआ और ना ही हो पाएगा। तो हम कहा देखिए मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ, मेरे संज्ञान में आया तो मुझे ये भरोसा है कि मैं चेंज करा के रहूँगा, तो मैंने ठान लिया था जी। तो उसको लेकर के मैंने जिले पे अधिकारियों को अवगत कराया और लालजी निर्मल जी को अवगत कराया, और उनके माध्यम से वो बात ऊपर गई। तो वहाँ से एक लेटर जारी हुआ। बहुत याद है कि वो विद्यालय कब से चल रहा होगा? ये उन्होंने लोगों ने बताया था आजादी। हाँ नहीं, अब ये तो मुझे स्थिति उठानी पड़ेगी, पूरा रिटर्न मेरे पास केस स्टडी है, और अगर आप कहेंगे तो उसको भी हम देंगे आपको। नहीं वो काफी सालों से चल रहा होगा। आजादी के वहाँ जो लोगों ने बताया कि ये आज़ादी के बाद स्कूल बने थे, चूंकि वहाँ हरिजन बस्ती थी इसलिए वो हरिजन के नाम से ही स्कूल कर दिया गया था। ये कांग्रेस के समय का स्कूल था जी, और आज वो परिवर्तित हो गया। आज वो प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 के नाम से दर्ज है, आप उसको देख सकते हैं, और यही खसीस के विद्यालय का जी जी। बहुत अच्छा काम किया था सर जी आपने, और हकीकत में मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत पहले से सुनता रहा, लेकिन मौका ऐसा नहीं मिल पा रहा था कि सर जी का मैं इंटरव्यू लेकर के दिखाने का काम करूं। लेकिन आज मौका ऐसा मिला कि मुझे समय मिल गया, आपके पास भी समय था, और दोनों लोग बैठ कर के लोगों को बीच में चर्चा भी कर रहे हैं, पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर जी तो बिजनेस के बारे में, और अभी मैंने एक चर्चा और आपके बारे में सुनी है कि आपने दुकान लगभग सरकारी ले रखी है पूरे में डीएम साहब के द्वारा। बिल्कुल राही जी, मैं बताना चाहूँगा आपके साथ साथ दर्शकों को भी कि एक कहावत है कि हौसले बुलंद हैं तो मंजिल आसान। जी जी जी। दुकान का जो मैंने क्रम बताया कि मैंने जो कुल्फी आती थी वो बेची है, बहुत सारे स्टेप, लेकिन मैं डगमगाया नहीं आजीविका के लिए। और एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि जब मैंने घर छोड़ा तो हालांकि मुझे कोई बड़ी मुसीबत होती है तो मेरे पिताजी मेरा सहयोग करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, लेकिन मैं कभी उनसे झगड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है और उड़ना सिखा देती है, तो वो बच्चा कभी फिर अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहता। वही मैंने अपने में ढाला। हालांकि आज बहुत ज़्यादा केसेस जाते हैं कि बेटे बाप पे मुकदमे कर रहे हैं और बाप तंग आके कई सारी चुनौतियों से जूझता है, तो यहाँ मैंने बिजनेस को अपना सर जी उसी बिंदु पर आइए आप। तो मैं ये देख के चलता हूँ कि जो बिज़नेस मैंने डेवलप किया धीरे धीरे, मैंने जब दुकान वगैरह की, उसके बाद फिर मैं यहाँ पुनः, चूँकि जीवन में जिन जिन का योगदान रहा, तो यहाँ फिर मेरे सम्मानीय जो पूर्व मंत्री हैं चंद्रशेखर भारती जी, उनका भी जिक्र आ जाता है जी। उन्होंने मुझे राजनीति से जोड़ा, राजनीति में भी मैंने बसपा में विधानसभा सचिव के पद तक का सफर तय किया, बट मुझे ये लगा कि बिजनेस से ज़्यादा कहीं और भला नहीं हो सकता। सही तो बिजनेस को मैंने, भारती जी ने कई बार चर्चाओं में आया, तो बाबा साहब का मैं जो बार बाबा साहब के नाम से जो क्रांति आई समाज में, तो मैंने यहाँ देखा कि बाबा साहब को पढ़ने के लिए लोगों के पास सामग्री नहीं है जी। तो मैंने इसकी शुरुआत की, और इस बिजनेस के साथ साथ जो अपनी दुकानें करता था, अम्बेडकर साहित्य को बढ़ावा दिया, और आज अम्बेडकर साहित्य का काफ़ी जो है स्टॉक मेरे पास है, और मैं उस सामग्री को कमीशन छूट भी देता। अच्छा। जबकि कुछ लोग मतलब पूरे फुल रेट में ना दे करके कमीशन के साथ देते हैं, जिससे आम आदमी भी उसको खरीद सके, जिसकी पहुंच से दूर है वो भी उसको खरीद सके।
तो एक तो बाबा साहब के साहित्य का काम है, दूसरा सर जी एक हमारा सवाल है यहाँ बीच में, जैसे आपने साहित्य की बात कर दी है, तो जैसे लोगों को घर बैठे यदि मंगवाने की जरूरत है तो क्या पहुँच सकता है उनके पास? इसमें अभी मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मैं एक और बता दूं कि मेरी एजुकेशन मात्र 12वीं फेल है जी। और जब मैं पढ़ता था उस समय कंप्यूटर युग नहीं था जी। लेकिन चैलेंजों को मैं स्वीकार करता हूं। कुछ लोगों ने कंप्यूटर पैसा दे के सीखते हैं, लेकिन एक बार जब मैं नेकडोर में काम कर रहा था तो वहाँ सवाल आया था कि पेन से कब तक लिखोगे, कंप्यूटर सीखो अन्यथा हमारा और आपका साथ दूर तक नहीं रहेगा। तो मैंने ऑफिस में ही कंप्यूटर सीखा था। तो ऑनलाइन में मेरा अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर मुझे कोई परफेक्ट युवा मिलता है जो ऑनलाइन में मेरा सपोर्ट करेगा तो बिल्कुल मैं बहुत जल्दी ही इसको अच्छा इसको कर दोगे जी। तो सर जी जैसे किसी को जैसी जरूरत है और कहाँ पे मिलेगा फिर ये आप मेरा जालौन में शॉप है, और इसके अलावा जो अभी आपने जिक्र भी किया था कि उरई में डीएम साहब ने दुकान दी है, वहाँ पे तो भी उसमें हाँ उसमें भी हम उसको रखने जा रहे हैं। वो दुकान मुझे जो मिली तो मैंने जब इस काम को बढ़ाया तो इसी बीच में 2000 ये कोरोना आया था, तो मैं हिसार से ट्रेनिंग लेकर के जनवरी में आया। 20 और 22 जनवरी को मैंने ट्रेनिंग ली। 21 जनवरी के बाद मैंने फरवरी में अपना छोटा मोटा कारोबार सदुपुरा गांव में डाला। वो मेरे बाबा का पैतृक गांव है। तो वहाँ जब डाला तो उसी दौरान कोरोना आ गया। तो मैं जो वहाँ सीख करके आया, मैं साबुन बना लेता हूँ नहाने वाला, कपड़े वाला, शैम्पू भी बना लेता हूँ कि अगर किसी के बाल झड़ते हैं तो वो शैम्पू और तेल हर्बल है यूज करेंगे तो वो जो है बालों के झड़ने की समस्या से निजात मिलेगा। इसके साथ साथ हम बाबा साहब की जो मूर्तियां हैं पीओपी की वो भी बनाते हैं। सर जी यहाँ पे फोटो रखी है बाबा साहब की, मूर्ति है ये आपके हाथ की बनी हुई है? ये हम लोग बना रहे हैं और मेरे यहाँ से कोई भी जो है ले सकता है। ये मूर्तियां पीओपी के हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा। और अभी मेरा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम 1-1, 2-2 फीट की मूर्तियां सभी दलित महापुरुषों की बनाने की कार्य योजना मैंने ला दी है, क्योंकि मेरे पिताजी से ये मुझे सीख मिल गई कि वो भले ही आज भी, अभी यहाँ थोड़ा मैं समय लूंगा कि वो चूंकि जैसा माहौल मिलता है व्यक्ति वैसा ढलता है। बहुत लोग मुझे ताना मारते हैं कि तुम अम्बेडकरवादी हो, पिताजी तुम्हारे हिंदू धर्म को मार रहे हैं। तो अब चश्मा होता है अपना अपना, भले ही वो मथुरा वृंदावन जाते हैं, भले ही वो डेली रामायण गीता पढ़ते हों, लेकिन उनका जो बदलाव है तो वो लोगों के बीच में न तो राधा कृष्ण की जो है चर्चा करते हैं, न वो राम और कृष्ण की चर्चा करते हैं, वो मानवता की बात करते हैं जो तथागत का था कि इंसान बनिए, मानव बनिए। अगर मानव के लिए आपके अंदर दर्द नहीं है तो क्या है। तो ये मैंने देखा कि पिताजी ने इतनी सी गौतम बुद्ध बाबा साहब की मूर्ति बना के छिड़िया में जो मकान है उस पर रोड पे ऊपर लगाई है छत पे। तो उनका लगाने का मतलब क्या हुआ कि लोगों को वो संदेश दे रहे हैं कि आप इनको पहचानिए। सही बात है। और कुछ लोग कहते भी हैं कि अगर हम एक उम्र पार करने वाले लोगों को समझाने में समय व्यतीत करते हैं उससे बेहतर है कि आने वाली पीढ़ी को हम समझाने में समय लगाएं। तो उनका एक जो मैसेज आया तो उससे मुझे लगा कि अगर मैं ये मूर्तियां बनाऊं तो घर घर ये रख जाए तो आने वाली पीढ़ी अपने आप, सही बात है, उसके विचार बदल जाए। तो सर जी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और बता दें, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास, कौन कौन निकालने वाले हैं? मैं फिलहाल में ये प्रोडक्ट निकाल रहा था, उसी दौरान मैं यहाँ पर सम्मानीय जो हमारे मित्र हैं प्रदीप यादव जी, वो समर्पण में वो अकाउंटेंट का काम देखते थे। उनकी जो मैडम हैं वो हमीरपुर में बीएमएम थी और आजकल वो जो है जालौन ब्लॉक में है, सम्मानीय सुनीता यादव जी। तो सुनीता यादव जी और प्रदीप यादव जी से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जो काम ये जानते हैं इसको सरकार की जो मंशा है कि गांव में महिलाओं के समूह बना करके उनको आर्थिक रोजगार से जोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें मैडम को जो है जोड़ देते हैं तो एक बड़ा काम हो सकता है। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी और सबसे अच्छा ये लगा कि हमें एक मौका मिलेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस में जोड़ पाएंगे। तो वहाँ से मैंने समूह में हमारी मैडम है जो आरती जी, तो वो समूह में जुड़ी और उसके तहत हमने फिर मूर्ति बनाना है, मसाले हैं, चाहे वो हल्दी हो, धनिया हो, मिर्चा हो, हींग तक भी हम घर पे तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा कठिया गेहूं का दलिया है, फिनाइल जो फर्श साफ करने का होता है वो है, गाय के गोबर की लकड़ी है, गाय के गोबर के दिए हैं। ये करीब 15 से 25 प्रोडक्ट हम बना लेते थे। अब आया कि सारे प्रोडक्ट तो हम बना नहीं सकते हैं और हम अकेले बहुत लगा भी नहीं सकते हैं।
तो फिर मैंने ये किया कि हमने कुछ और समूहों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया। तो अभी माधोगढ़ से जो है 2-3 समूह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जालौन से 2-3 समूह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस जिले का, क्योंकि ये मुझे एक देखने को मिला कि समूह का गठन 10 साल पहले हुआ है, लेकिन आज भी बहुत सारे समूह हैं, वो बहनें बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें मोटिवेट करने के लिए उस चीज से, उस तरीके से मदद नहीं मिल रहा है जैसी मदद उन्हें मिलना चाहिए। तो मैं मदद देकर, नहीं दे रहा, मैं उनकी मदद करके और उनकी आजीविका को बढ़ाना चाहता हूं। जब उनकी आजीविका बढ़ेगी तो मेरी भी आजीविका बढ़ेगी। तो डीएम साहब ने मुझे जो सौंप दी हुई है, उसका पर्पज यही था कि जो महिलाएं गांव में सामान तैयार करती हैं वो बेचें कहाँ, वो बेचें कहाँ। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो दुकान है इसमें आप रखिए। तो अब उसको हम क्या कर रहे हैं कि आपने अगर देखा होगा, बड़ी बड़ी जो मल्टी लेवल कंपनियां हैं, वो अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो फिर वो माल सप्लाई करती है नेशनल डीलर को, फिर नेशनल डीलर सप्लाई करता है स्टेट डीलर को, और स्टेट डीलर सप्लाई करता है डिस्ट्रिक्ट डीलर को, फिर डिस्ट्रिक्ट डीलर जो होता है वो देता है रिटेलर को। तो ये उपभोक्ता और मैन्युफैक्चर, निर्माण करने वाला और उपभोग करने वाले के बीच में जो गैप है, वहाँ बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, और उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है वो उपभोक्ता से वसूला जाता है। तो मैंने इसको क्या किया, मैं इसको जिस मॉडल में लेके आ रहा हूँ, निर्माता टू रिटेलर, अच्छा, प्लस उपभोक्ता। तो जहाँ 5 का स्टेप था वहाँ 7 का स्टेप था, वहाँ पे केवल 3 का जब 3 का किया तो उसका फायदा किसको मिलेगा? उपभोक्ता। मैं डायरेक्ट उपभोक्ता को भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट लाभ पहुंच रहा है। कई कंपनियां ये करने को जा रही हैं कि वो मैन्युफैक्चर से सीधा उपभोक्ता पे जा रही हैं, लेकिन मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि जो बेरोजगार पीढ़ी है, चाहे वो महिलाएं हों, युवतियां हों, चाहे वो युवक हों, तो एक जो रिटेलर का कॉन्सेप्ट आया है, मैंने बेरोजगारी खत्म करने के लिए उसको भी रखा है। तो मैं सरकार का जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसको हम मैन्युफैक्चर टू रिटेलर से उपभोक्ता तक ले जाना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी जो प्लान किया है जालौन ब्लॉक में, हमने उसको लेके जाने वाले हैं कि जो कई समूह हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन समूहों से हम प्रोडक्ट तैयार कराएंगे और उसको गांव में उन्हीं महिलाओं के साथ फिर जाएंगे जो गांव में समूह सखी हैं, बैंक सखी हैं, या समूह में काम कर रही हैं, या समूह से नहीं भी जुड़ी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वो बहुत लगन के साथ काम को करना चाहती हैं। तो मैं उनके लिए ये ऑप्शन लेके जा रहा हूँ कि जो हम घर में मसाले यूज करते हैं, अगर हम मल्टी लेवल कंपनी का मसाला खरीदते हैं तो वो हमें रिटर्न कोई नहीं देती है, बल्कि और एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। तो हम यहाँ जो एक्स्ट्रा चार्ज कम करके उनको वो शुद्ध चीज मार्केट में देखेंगे। अभी देखा होगा आपने कि सर जी, अभी हमने देखी ना आपकी सरसों के तेल की बोतल जो पड़ी थी वहाँ पे, मैंने देखी है और उससे मैंने कैप भी निकाली है। हाँ, और देखी कि हकीकत में शुद्ध हमें दिखाई दी, शुद्ध है। और यही चीज है कि आज बड़े पैमाने पर जो जाल उरई में दुकान है, तो वहाँ उसकी डिमांड बढ़ रही है, दिनों दिन डिमांड बढ़ रही है। और मैं ये मानता हूं कि अगर क्वालिटी रहेगी तो हम टिके रहेंगे, क्वालिटी अगर हम खत्म करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम हमेशा क्वालिटी मैनेज करेंगे। सर जी, हमारे दर्शकों को थोड़ी स्थायी दुकान के बारे में और बता दीजिएगा। एक तो आपकी उरई में हो गई है, उरई में कहाँ पे है? उरई में ये जो निर्वाचन कार्यालय है, डीएम विकास भवन की बात कर रहे हैं ना? नहीं, विकास भवन के पहले जो डीएम कार्यालय है, डीएम कार्यालय में, उसके में, हाँ नहीं, डीएम कार्यालय जालौन रोड पे, जो सांसद जी का कार्यालय आप देख रहे हैं, भानु जी का, इस कार्यालय और कलेक्ट्रेट गेट के बीचों बीच एक प्रतीक्षालय था। उसी प्रतीक्षालय पे आप देखेंगे कि जय भीम आजीविका स्वयं सहायता समूह लिखा हुआ है, स्वयं सहायता समूह लिखा हुआ है, वहीं पे इसका संचालन है। वहीं से इसको संचालित कर रहे हैं। और अब हम लेके जो है उसको जाने वाले हैं कि जो गांव हम उसको लेके जाएंगे कि जो हमारा गांव में उपभोक्ता है, हम प्रत्येक गांव पे एक शॉप करना चाहते हैं। जी। और वो शॉप मैनेज करेगी महिलाएं। अगर महिलाएं उस शॉप को करने में वो रहेंगी, तब जो है हम उसको दूसरे व्यक्ति को देंगे। तो आप बार जो आपका शब्द निकल रहा है कि डीएम साहब ने ये दुकान दी है, देखिए हर कोई चाहता है कि हम इस देश की विकास में अपनी भूमिका निभाएं। तो हम धन्यवाद करेंगे जिलाधिकारी महोदया का, हम धन्यवाद करेंगे जो NRLM के DMM सर हैं उनका, SP साहब का, और धर्मेंद्र सर का, नवल सर का, कि उन्होंने
हमें इस काबिल समझा कि हमें एक जो है चुना, इस काबिल समझा कि हम उस मूवमेंट में एक हिस्सा बन के जो सरकार की मंशा है, जो एक विभाग की मंशा है, हम उसको बेहतरी से करके और जो चाहत है कि हम देश की तस्वीर को बदलें, तो हम उस तस्वीर को बदलना बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मुझे एक कहना है शहर के माध्यम से, लिखा है कि करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं, सुने जो दीन दुखियों को उसी को भगवान कहते हैं, हिला दे ख्वाहिशी को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे हम इंसान कहते हैं। बिल्कुल राही जी, इंसानियत सर जी आपके अंदर है। बिल्कुल राही जी, मैं बता दूं आपको कि अगर हम भगवान शब्द आप लेके आए जी तो आजकल लोग भगवान शब्द से भ्रमित हैं। जी एक तो कहावत ये है कि व्यक्ति अपना स्वयं का मालिक है, जी जी और लोग ये भी कहते हैं जी कि मालिक जाने, जी। शब्द भगवान से ही कनेक्ट होता है, जी। तो व्यक्ति अपना स्वयं भगवान है। हाँ। मेरा ये मानना जी, है। जी, लोगों बिल्कुल। के अलग अलग विचार हो सकते नहीं हैं। नहीं, हमने मेरा ये मानना हमने है, उस क्योंकि भगवान की सर चर्चा नहीं की है, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमने इसकी केवल की है। व्यक्तिगत जी। के रूप में चर्चा की है। हाँ, मैं वही जी। थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा जी। कि हम जो बचपन में देखा, हम्म। हम जब पढ़ते थे तो अपने कई सहपाठियों को देखते थे कि भाई, नवरात्रि आई, वो मंदिर में रोल नंबर लिखाई। जी जी। भैया नहीं रोल सर नंबर जी, मैं लिखने उस से चीज नहीं पे नहीं जाना पड़ेगा। चाहता हूँ, मैंने तो केवल जो व्यक्तिगत जी। बात की है। मैं और जो आप अगर भलाई करोगे ना, तो आप भी भगवान का रूप रखिए। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि देखो, व्यक्ति को अपने हौसले पे विश्वास होना चाहिए, जी। आत्मविश्वास होना चाहिए। हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी की बुराई भी नहीं करते जी, हैं। जी, जी। संकेत केवल हमारा इतना था, हम भगवान की निंदा नहीं करते हैं। आपके लिए कोई भगवान हो सकता है, मेरे लिए कोई भगवान हो सकता है। मेरा सिर्फ ये है कि सिर्फ जय जयकार करने से मिलने वाला नहीं है, काम आप करने से। स्वयं करेंगे तभी मिलेगा। एक कहावत है कि ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता। अरे भाई, तुम पहले छप्पड़ तो रखो तब देगा। छप्पर तो रख, तब वो छप्पर फाड़े तब दे। अब छप्पर रखा नहीं और माला जपे जा रहा है कि छप्पर फाड़ के दो, छप्पर फाड़ के दो। तो पहले भैया छप्पर बनाओ, और छप्पर बनेगा ये काम करने से, हौसले से, जज्बे से। तो हम पुनः धन्यवाद देंगे कि डीएम साहब ने और जो प्रशासन है, जो यहाँ पे एनआरएलएम को लेकर के जो काम हो रहा है, मैं उन सभी अधिकारियों कर्मचारियों को और उसमें जुड़ी बहनों को मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, सबका धन्यवाद करता हूँ। बहनों से ये कहूँगा कि देखिए, आप किसी से कम नहीं हैं। बहनों के लिए मेरा एक नारा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने उस नारे को अभी एक्सपोज किया है कि हम जो है बहना, आप भी जो है किसी से कम नहीं हैं। हम बोल दूंगा सीधा सीधा, आप बोलें अपने जमाना शब्दों में। हमसे कम है, जमाने से कम हम नहीं। जमाना मेरे पीछे है, जमाने के पीछे हम नहीं। बिल्कुल। मैं बहनों से दो चीज़ें कहता हूँ कि यार, एक आजकल जो बड़ी समस्या देख रहे हैं आप कि लोग मार्केट का जो खा रहे हैं उससे बीमार भी बहुत हो रहे हैं। वजह है कि हमने अच्छा खाना छोड़ दिया है। तो अच्छा खाएं, अच्छा खाएं और अच्छा कमाएं। अच्छा खाएं, अच्छा कमाएं, और आओ हम अपने सपनों को साकार करें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप हमारे बीच में आए, सोशल लाइफ के लिए आपने समय दिया। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में नमो बुद्धाय।